Hello everyone. In this video, we are going to study about Suez Canal and the traffic jam of Suez Canal. इस वीडियो को हम हिंदी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम इस सुएज़ कनाल के टॉपिक को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करेंगे ताकि जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में देख लें और जिनको हिंदी आती है वो ये वाला वीडियो देख लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जियोलॉजी देखेंगे, फिजियोग्राफी देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्यों अचानक क्यों करंट इशू में है वो देखेंगे। ठीक है, सो हम इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करते हैं। सुएज़ कनाल एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है जो कि इजिप्ट में है, जो कि कनेक्ट करता है दो मेजर सी को। कौन सी? मेडिटेरियन सी और रेड सी। ओके, सबसे पहले बात किया जाए तो इसको किसने बनाया। ये पिंक कलर से आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, सेनोर सर्ट थर्ड। अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो ये आप स्पेलिंग देख लीजिए। इन्होंने सबसे पहले कनाल बनाने का पहला प्रोजेक्ट अब एक थॉट लाया था कि इसको बनाया जाए और इन्होंने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था 1874 BC में। ये तब के राजा थे। अगर मैं आपको दिखाऊं मैप में तो ये आप ऊपर जो देख रहे हैं वो मेडिटेरियन सी है और ये नीचे रेड सी है और ये बीच में आपका पूरा पाथवे जो आपको दिख रहा है ये आपका सुएज़ कनाल है। ये बीच में 3 मेजर लेक्स भी पड़ते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर आपको देखना है, अब ये देखिए इसमें ज़्यादा क्लियरली आपको दिखाई देगा, ये है मेडिटेरियन सी, इसके ऊपर है यूरोप। ओके, और ये है रेड सी जो कि, और ये कनेक्ट करने वाली हमारी कनाल है जो कि रेड कलर की एरिया में मेंशन की गई है, आप देख सकते होंगे। मैं इसकी हिस्ट्री को एक पेज में पूरी तरीके से समराइज़ करती हूँ। इसको गौर से देखिए। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 1887 से 1849 BC के बीच में सेनोर सर्ट थर्ड के द्वारा। इन्होंने सबसे पहले कनाल बनाना शुरू किया था। राजाओं के राज बदलते रहते हैं, सो इनके बाद एक नया किंगडम आता है 1539 से 1085 BC के बीच में। फिर ये कनाल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये न्यू किंगडम जो आया था उसके कंधों में आ गई थी। उसके बाद कुछ टाइम तक ये प्रोजेक्ट डिले रहा, सबने नहीं बनाया। सो 500 BC से 1 AD के बीच में बात किया जाए तो पर्शियन रूल आ गया। अब पर्शियन रूल इजिप्ट में आ गया, कनाल फिर से अब डिले हो गया, या फिर कहा जाए कि थोड़ा बहुत सोचा गया उस बारे में, वो बिल्कुल भी आपके लिए नॉलेजेबल नहीं है, आप उतना याद ना रखें। फिर आता है ग्रीक रूल 332 BC से 30 BC के बीच में। इजिप्ट इस्लामिक कंट्रोल के अंदर आ जाता है 500 AD से 1000 AD के बीच में। आप टाइमलाइन ये इस लाइन से देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस पूरे आप डायग्राम को अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। 15,000 AD से 1799 के बीच में फ्रेंच ने ऑक्युपाइड कर लिया इजिप्ट, बैटल ऑफ अबू कीर के तहत। फ्रेंच कंपनी जो थी उन्होंने चार्ल्स ली पियर को अपॉइंट किया और ये प्रोजेक्ट दिया कि वो कनाल को बनाए। 1799 में चार्ल्स ली पियर ने सबसे पहले देखा कि रेड सी 10 मीटर हायर एलिवेशन में है देन मेडिटेरियन सी। मतलब हमने जो इसमें देखा ये मेडिटेरियन सी है, ये 10 मीटर लो है हाइट में देन रेड सी। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि किस तरह ये कनाल बनाया जाए। फिर आते हैं फर्डिनेंड डी लेसेप्स, आप देख लीजिए कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे। 1854 में इन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया और 1854 में जब इन्हें काम दे दिया गया तो इन्होंने 1859 पे इसका काम शुरू करवाया और 1869 मतलब इट टूक 10 ईयर टू कंस्ट्रक्ट सुएज़ कनाल। 10 साल पूरे लगते हैं 59 से 69 के बीच में सुएज़ कनाल को बनने में। जब ये बन जाता है तो ये एक कंपनी यूनिवर्सल स्विस शिप कनाल कंपनी ने इसे 99 साल के लिए ख़रीद लिया। अब इसके जितने आयात निर्यात इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी हैं ये देखने वाली है और इसका रेवेन्यू भी ये लेने वाली है। ओके, सो 1939 से 1945 के बीच में ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया। अभी तक ये फ्रेंच के अंडर में था, अब ये ब्रिटिश के अंडर में आ जाता है। 1967 का वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि अरब इज़राइल वॉर होती है जिसके तहत इज़राइल सुएज़ कनाल को बंद कर देता है 8 साल के लिए 1967 से 75 के बीच में। क्यों? देखते हैं इसमें। ये इज़राइल आप देख पा रहे हैं, इज़राइल ने ये सिनाई एरिया जो है इसको ऑक्युपाई कर लिया था, तो बदले में इजिप्ट ने सुएज़ कनाल को बंद कर दिया कि ताकि कोई भी शिप इधर से उधर ना जा पाए। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का, एक डोमिनेंस दिखाने का तरीका होता है ये। सो 8 साल के लिए सुएज़ कनाल बंद रहती है।
क्या ये पहली बार था? नहीं, ये पहली बार बिल्कुल नहीं था। इसके पहले ये 4 बार बंद हो चुकी थी और टोटल ये 5 बार सुएज़ कनाल क्लोज हो चुकी है। बट ये अरब इज़राइल वॉर था, ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन था जिसमें 8 साल के लिए सुएज़ कनाल बंद रहा था और काफ़ी लॉस हुआ था बाकी कंट्रियों का। हम देखेंगे क्यों, कैसे, ठीक है। इसमें मैंने सारी डेटा दिया जो मैंने इस डायग्राम में जितना मेंशन किया है, इसको मैंने नीचे सारा डेटा दिया है। आप इससे अपने नोट्स बना सकते हैं, ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने ये सब कुछ पढ़ा दिया है। अब हम इसका जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसे, तो इस मैप को गौर से देखिए। अगर ब्रिटेन से हमें मुंबई पहुंचना है तो हमें अफ्रीका से होकर जाना पड़ेगा, केप ऑफ गुड होप से होते हुए हमें मुंबई पहुंचना पड़ेगा। सो इट टेक्स 12,300 माइल्स डिस्टेंस। और अगर हम सुएज़ कनाल को लेते हैं तो वही हमें 7,200 माइल्स का पड़ता है डिस्टेंस। आप माइनस करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि 5,100 माइल्स का हमें प्रॉफिट हो रहा है, हमें कम चलना पड़ रहा है। सो फ्यूल एफिशिएंट हो रहा है, टाइम एफिशिएंट हो रहा है। ये सबसे बड़ी जो आजकल इम्पोर्टेंस है वो इन्हीं दोनों चीज़ की, और ये दोनों चीज़ें बच रही हैं हमारी सुएज़ कनाल को यूज़ करने पर। ओके, सो ये जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से आप इसकी लोकेशन देखिए। अगर इसको थोड़ा जूम किया जाए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसे आप राइट टू लेफ़्ट देखिए, ठीक है। ये लेक पड़ती है बीच में, इसमें आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा होगा। ओवरऑल लेंथ जो है प्रोजेक्ट की 72 किलोमीटर्स है, ठीक है। अब इसको आप देखिए, इसमें इस कनाल के बीच में 3 मेजर लेक्स पड़ती हैं, लेक ऑफ मंजाला, लेक ऑफ तिमशा और बिटर लेक। इस मैप को गौर से देखिए, इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा ब्लर कर रहा है। सो ये है जो स्मॉल पाउंड सा दिख रहा है आपको, पॉन्ड सा, वो स्मॉल बिटर लेक है। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है वो ग्रेट बिटर लेक है। आगे लेक तिमशा है और ये स्विस कनाल ब्रिज है। एंड देन आगे मेडिटेरियन सी एंड पोर्ट सेड को देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि किस सी में है। सो ये मैप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये जो आपके छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, मैं इनको मेंशन क्यों कर रही हूँ, जो पॉन्ड्स जैसे दिख रहे हैं, है ये लेक। ओके, ये मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जब ये आप ब्रिज जो देख रहे हैं, इसमें जब भी कनाल में ट्रैफिक होता है तो शिप को यही डिले करने के लिए रोका जाता है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक तरह से बंदरगाह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे शिप को रोका जाता है, ठीक है। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, अभी हम इसे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्या दूसरा, अगर सुएज़ कनाल को बंद कर दिया जाए तो क्या कोई दूसरा वे नहीं है जिसके थ्रू हम जाएं और जो एफिशिएंट हो? सो आंसर इज़ यस। अगर हम आर्टिक ओशन से होते हुए, बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए, आर्टिक ओशन से होते हुए यूरोप पहुँचे तो ये काफ़ी एफिशिएंट होने वाला है सुएज़ कनाल से ज़्यादा। ये अब देखिए, अब लोकेशन चेंज हो रही है। अभी हम मुंबई में देख रहे थे, अभी हम जापान से देख रहे हैं, ठीक है। अगर जापान से हमें यूरोप जाना है तो हम बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए जाएंगे। अब ये देखिए, बेरिंग स्ट्रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि ये 2 मेजर ओशंस को कनेक्ट करती है। कौन कौन से? ये कौन सा है? ये पैसिफिक ओशन है और ये आर्टिक ओशन है। इसको कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट का नाम अगर पूछा जाए तो ये बेरिंग स्ट्रेट है। ये कई एग्जाम से सीधे सीधे पूछा गया है, ओके। यहाँ से अगर हम सुएज़ कनाल को अगर यूज़ करते हैं, सो इट टेक्स 22,000 किलोमीटर डिस्टेंस। और अगर हम आर्टिक ओशन, ये रेड वाले एरिया को यूज़ करते हैं, तो 15,000 किलोमीटर आर्टिक ओशन का रूट है, ठीक है। तो कुल मिला के यह हमें 32%, 32% डिस्टेंस को ये कट डाउन करता है और 10 डेज़ मोर इफ़िशिएंट है। हम 10 दिन ज़्यादा जल्दी हमें पहुंचा देता है, ठीक है। अगेन टाइम एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट, ठीक है। बट क्या ये, क्यों फिर इसे नहीं यूज़ किया जाता है? क्यों ये इतना एफिशिएंट नहीं है जापान के लिए भी, बाकी कंट्रीज़ के लिए भी जो भी इस एरिया में पड़ती हैं? क्यों नहीं है? हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि हम तो यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हमें वैसे भी डिस्टेंस कम ही पड़ने वाला है, हम यहाँ से घूम के नहीं जाएंगे। तो ये देखिए आप, ये इसको अगर आप ऊपर से नॉर्थ को देखें खड़े होके तो ऐसे दिखेगा, ग्लोब को देखें तो बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए यहाँ पे आपका ये यूरोप है। ये एफिशिएंट तो है, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स जब ये आइस कम होती है और यहाँ पे वाटर होता है तो ये अलाउ करता है शिप को ईजिली सेल थ्रू करने के लिए। बट 6 मंथ्स कुछ ऐसा हाल होता है, पूरा आइसी एरिया हो जाता है, तो यहाँ पे शिप कैसे जा पाएंगी? रशिया उन कुछ कंट्रियों में है जिसके पास सबसे ज़्यादा शिप्स हैं, आइस ब्रेकिंग शिप्स, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं।
अमेरिका और कनाडा के पास वही 6-7 होंगी, ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा रशिया के साथ है। तो रशिया अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो यहाँ कर लेता है, लेकिन बाकी कंट्रियों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जापान के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 ऐसे ही होंगी। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। बस ये जान लीजिए कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी शिप्स, आइस ब्रेकिंग शिप्स बना लें और यहाँ से सेल थ्रू हो जाएँ। नॉर्मली बाकी कोई भी अगर शिप आएगी तो वो टाइटैनिक का काम हो जाएगा वहाँ यहाँ पे। सो ये बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है बाकी कंट्रियों के लिए। ये मैंने मैप यूँ ही डाला है आपको अगेन डिस्टेंस का अनुमान लगवाने के लिए कि ये देखिए कितनी डिस्टेंस है। ये 48 डेज़ ले रहा है, यहाँ पे 35 डेज़। सो ये टाइम एफिशिएंट होने वाला है, फ्यूल एफिशिएंट होने वाला है। ओके, और ये आसपास की कंट्रियों को ज़रा ध्यान से देखिए आप, क्योंकि मैप ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ज्योग्राफी में कोई चीज़ पूछी जाती है तो अगर 10 सवाल हैं तो कम से कम 4 सवाल तो आपके मैप के ऊपर ही आते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ फैक्ट्स देखे स्विस कनाल के बारे में। तो स्विस कनाल जो के थ्रू वर्ल्ड का 12% एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो मतलब ट्रेड जो होता है वो इसी कनाल के थ्रू होता है, इसी पाथ के थ्रू होता है। ये देखिए इस पॉइंट में। ओके, और अगर हम अफ्रीका को लें, केप ऑफ गुड होप से होते हुए जाते हैं तो हमें 6000 माइल्स ज़्यादा लगता है। अब ये देखिए 6000 माइल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पर्टिकुलर कंट्री टू कंट्री मैं बता रही हूँ। आप ऐसा मान के चलिए कि कुछ भी हो, अगर अफ्रीका से आएंगे तो थाउजेंड्स मतलब सम थाउजेंड्स माइल्स लगने ही वाला है कंट्री उसको। और ये $3 लाख हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल लगाना पड़ेगा अगर हम अफ्रीका से घूम के आते हैं तो। और अगर हम बात करें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितने डेली शिप्स पास होते हैं, तो आप यहाँ देखिए 50 शिप्स पासेस थ्रू स्विस कनाल डेली 50 शिप्स उसे पास होते हैं, जो कि $9.5 बिलियन का वर्थ ऑफ गुड डेली वहाँ से पास होते कैरी करते हैं वो। सो अगर एक दिन के लिए बंद हो जाए वो कनाल, सो कितना ज़्यादा लॉस होने वाला है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या वो बंद हो गया था? हाँ, ये देखिए, ये एवर गिवन नाम की एक शिप है जो कि इस कनाल में स्टक हो गई है और इसको निकालने की कोशिश की जा रही है। इस पिक में देखिए। अब इसके नाम को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, एवर ग्रीन और एवर गिवन, क्या नाम है इसका? क्योंकि मैंने फर्स्ट पिक जो दिखाई थी आपको, यहाँ पे एवर ग्रीन लिखा था। सो डाउट आपका हटा देते हैं, मिटा देते हैं। ये देखिए, शिप का नाम है एवर गिवन, लेकिन ये ऑपरेट की जाती है एवरग्रीन मराइन कंपनी के थ्रू, जो कि एक ताइवानीज़ कंपनी है जिसके मालिक हैं शोई कैसन कैशा। अब ये जापानीज़ कंपनी है, सो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा आई डोंट नो, आई एम इंडियन। सो क्या ये बहुत छोटी है? नहीं, इसका लेंथ 399.94 मीटर्स है, जो कि एक आईफिल टावर एक ही है, आईफिल टावर से भी ज़्यादा बड़ा है। 324 है उसका। अगर आपने देखा है तो यू कैन इमेजिन, और अगर नहीं देखा है मेरी तरह तो डेटा पे लाइक करते हैं ना, ठीक है। इसको यहाँ देखिए, अगर हम कंपेयर करें तो शिप्स को देखिए आप, यहाँ पे किस रेंज में आती है एवर गिवन हर शिप। यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप है वो, और इस नंबर पे आती है वो, मतलब सबसे बड़ी से जस्ट एक पोजीशन छोटी है, जो कि अगेन अल्ट्रा लार्ज शिप ही है। सो ये कोई छोटी मोटी शिप नहीं थी, ये बहुत बड़ी शिप थी जो कि स्टक हो गई है। कनाल से भी ज़्यादा बड़ी थी तब लेंथ वाइज, इसीलिए वो वहाँ पे अटक गई। कहाँ अटकी? यहाँ देखिए, शिप गॉट स्टक हेयर। यहाँ से गुल्फ ऑफ सुएज से होते हुए यहाँ पे पहुँची और थोड़ा सा आगे बढ़ने में ये यहाँ पे अटक गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये पहली शिप थी? और क्या डेली ऐसा होता है कि शिप वहाँ पे स्टक हो जाती है, अल्ट्रा लार्ज शिप जो होती है? सो इट्स आंसर इज़ नो। यहाँ से आने वाली साउथ ईस्ट से आने वाली जो विंड्स थी, अब वो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा विंड्स के बारे में। विंड्स थी, उन्होंने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इस शिप ने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया। वो विंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी और ये स्लाइडली ज़्यादा सा टिल्ट कर गई और वहाँ पे स्टक हो गई है। अब तो इसे हटा लिया गया है, बट इसके ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सो सारे एग्ज़ाम्स जो भी होने वाले हैं हमारे लिए, जहाँ पे ज्योग्राफी आती है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये यही एरिया नहीं, अभी नाइल रिवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कितनी कंट्रियों से के होके गुजरती है, क्या फ़्लो है, ये साउथ टू नॉर्थ आती है, और कितनी कंट्रियों में बहती है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसकी लेंथ वगैरह सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये पूरा अफ्रीका का एरिया इसके पास जितना भी है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसके अंडर में है? ये सिनाई एरिया, इजराइल, ऊपर सारी कंट्रियाँ हो जाती है। क्योंकि अगर कोई भी मैप आपको क्रिटिकल उनको फंसाना होता है तो मेडिटेरियन सी से आसपास ही वो पूछते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया
मैप में दिखने वाला यही होता है। सो इस एरिया को आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूँ तो डू लेट मी नो, मैं करती हूँ, मैं आपके लिए उस चीज़ को ईजी कर दूँगी। और आपको कोई भी चीज़ लगे कि मैंने कम पढ़ाई है, ज़्यादा पढ़ाई है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मैंने सब चीज़ आपको कुछ समय में ही कवर करा दी है, जिसके वजह से आपको स्विस कनाल आप कभी नहीं भूलेगा, आप उसका लोकेशन हमेशा याद रखने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू।